हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया है एकदम। वेलकम टू द क्लास 12 फिजिक्स। मैं हूं दीपक हरका और आज हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि है 12th का पहला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन सी ब्रांच आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th का बहुत बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसमें सब टॉपिक आते हैं, सब चैप्टर आते हैं। तो पहला है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज की स्टडी करते हैं, जो चार्ज रेस्ट पर होता है। यहां पर क्या होता है? चार्ज इज एट रेस्ट। मतलब स्टेशनरी चार्ज जब होता है उसकी स्टडी हम तब करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और जब चार्ज मोशन में आता है, जब चार्ज मोशन में आता है तब जो स्टडी करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। चार्ज इज इन मोशन। ठीक है, ये दो बातें हैं। एक तो रेस्ट पर होता है चार्ज, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है। जब चार्ज मोशन में आ जाता है तब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टडी करते हैं यहाँ पे। और फिर स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। कैपेसिटर की भी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। तो अब आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे। तो यहाँ पे क्या होता है? चार्ज मोशन में आता है, तब चार्ज के पास अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट आता है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ही फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर आता है यहाँ पे एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की स्टडी यहाँ पे करते हैं हम। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई कहते हैं उसको हम। और अगर यहाँ पे चार्ज के पास अगर कुछ एक्सेलरेशन आएगा, जब चार्ज इज एक्सेलरेटेड, तब उसके पास एक वेव नेचर आ जाता है। तब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। मतलब चार्ज जब मोशन में होगा, तब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा तो हम इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टडी करते हैं। लेकिन जब भी चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्टार्टिंग में। तो अब देखते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। लिख लेते हैं इसको, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसी भी होती है, वो भी देख लेते। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी of a body due to which
इट एक्सपीरियंसेस, मतलब बॉडी एक्सपीरियंसेस as well as produces magnetic and electric effect, magnetic and electric effect। मतलब चार्ज की वजह से अगर किसी बॉडी पे चार्ज होगा तो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इसके जो भी इफेक्ट है वो एक्सपीरियंस कर सकती है। अभी देखते हैं चार्ज के बारे में, और चार्ज का सिंबल क्या होता है। सिंबल देखते हैं इसका। सिंबल होता है चार्ज का क्यू, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं और कभी कभी स्मॉल क्यू भी यूज करते हैं हम। अब देखते हैं चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। अब देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी या इसकी बेसिक। तो चार्ज एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम से डिराइव हुआ है। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो चार्ज की वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी टाइम पे मतलब 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर चार्ज गया तो 1 कूलम के इक्वल होगा। तो चार्ज का डायमेंशन अगर देख लेंगे तो क्या होगा, एम्पियर एंड टाइम, करंट का एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो अब ये भी सवाल आ सकता है, क्या इसका यूनिट ऐसे नहीं हो सकता एम्पियर टाइम, एम्पियर सेकंड? तो हम इसका एम्पियर सेकंड यूनिट यूज नहीं करते हैं, इसका यूनिट सिर्फ कूलम यूज करते हैं हम। इसको सी से भी डिनोट करते हैं हम कूलम को। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया। अभी आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी चार्ज के। ठीक है, रफ कर दो इसको मैं। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहला क्या है, पहला है चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास बट mass can exist without charge। इसका क्या मतलब है? अभी इसका मतलब ये है कि चार्ज मास के बिना आ ही नहीं सकता है। मतलब चार्ज जब आएगा तब मास के साथ ही आएगा, लेकिन मास जो होगा उसके पास चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अभी दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज ऑफ अ बॉडी, चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस विथ इट्स मोशन। मतलब अगर किसी बॉडी के पास चार्ज होगा और वो बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसका चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। कितनी भी वेलोसिटी से, अगर कितनी भी स्पीड से अगर बॉडी मूव करेगी तब भी उसके पास चार्ज सेम रहेगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब स्टेशनरी चार्ज, अगर स्टैटिक चार्ज किसी बॉडी के पास 5 माइक्रोकूलम है तो अगर वो मोशन में ही जाएगी, जब मोशन होगा उसके पास, मोशन करेगी तब भी उसका चार्ज 5 माइक्रोकूलम ही रहेगा। ठीक है,
ये बेसिक है कुछ। तब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, द टोटल या टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू सम, या इसको अलजेब्रिक सम भी बोल सकते हैं। टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस या डिफरेंट चार्जेस ऑन अ different on a different part of the body। इसका मतलब क्या है, अगर कि एक बॉडी है जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है डिफरेंट पॉइंट पे, तो उस बॉडी का अगर टोटल चार्ज हमें निकालना है तो उन सब चार्जेस की वो सम के बराबर होगा। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं इसको। समझो कि एग्जाम्पल है, एक बॉडी है, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज है, 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम और यहाँ पर -1 माइक्रोकूलम। तो इसके पास नेट चार्ज फिर भी क्या रहेगा, इसकी सबकी सम रहेगी। तो कितना होगा वो, +5 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज इस बॉडी पे उसके जितने भी चार्ज है उसका सबका सम मिला के आएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं अभी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो क्या न्यूट्रल चार्ज होता है क्या, न्यूट्रल? तो न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल कब होता है, न्यूट्रल जब पॉजिटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, जब होगा तब बॉडी न्यूट्रल होगी। ठीक है, जब न्यूट्रल होगी बॉडी तब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब क्या है, बॉडी के पास प्रोटॉन की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बॉडी के पास अगर नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या है अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है बॉडी के पास कि उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब प्रोटॉन ऐड हो गए और इलेक्ट्रॉन इसलिए कम हो गए। तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, उसके पास से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के पास चले गए। तो प्रोटॉन कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी। चार्ज ऑन द बॉडी मतलब अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब उसके पास से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के पास चले गए। अगर किसी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब दूसरी बॉडी से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है,
तो इसका रीजन क्या है, मतलब प्रोटॉन क्यों ट्रांसफर नहीं हो सकता और इलेक्ट्रॉन क्यों सिर्फ ट्रांसफर होता है? तो इसका पहला तो रीजन है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक तो आसान है, इलेक्ट्रॉन लाइटर होने की वजह से प्रोटॉन से वो जल्दी से ट्रांसफर हो सकता है। और दूसरा एक रीजन है, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, तो उसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो रिलीज नहीं हो पाता है जल्दी से। प्रोटॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आता है। प्रोटॉन के पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो उसकी वजह से उसको वहां से निकलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी के पास, तब उसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे या रिमूव कर दिए होंगे। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसके पास से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे, तो इसकी वजह से वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज आएगा बॉडी के पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब बॉडी के पास आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का वेट भी कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो उसकी वजह से बॉडी के पास थोड़ा वेट बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसकी वजह से जब नेगेटिव चार्ज होगा आएगा किसी बॉडी पे, तो उसका वेट स्लाइटली या मास ही लिख देते हैं, तो मास इंक्रीज हो जाएगा, उसका मास इंक्रीजेस, स्लाइटली इंक्रीज होता है लेकिन इंक्रीज होता है। और जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा बॉडी के पास, तब इलेक्ट्रॉन इसके पास से चले गए होंगे, इसका मतलब इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो इसके पास जो मास होगा वो कम हो जाएगा, मास डिक्रीजेस, स्लाइटली डिक्रीज होता है। जब जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतने से वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे का पार्ट, आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बेसिक टॉपिक पे। क्वेश्चन लेते हैं अभी एक, वेट ऑफ अ बॉडी which is charged positively by rubbing is dash dash। पहला इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन है रिमेन सेम, रिमेन्स सेम, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, नन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बॉडी विच इज चार्ज पॉजिटिवली बाय रबिंग। रबिंग एक चार्ज ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, या आगे देखने वाले हम। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब बॉडी के पास चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, तब इसका मतलब जब रबिंग करते हैं बॉडी की, तब उसके पास से क्या इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी के ऊपर चले गए होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस। ठीक है, दूसरा ऐसा ही क्वेश्चन है बेसिक, पेन ग्लास rod is rubbed with silk cloth, silk cloth, silk cloth, then it acquires
पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू, क्या आ जाएगा यहाँ पे, when a glass rod is rubbed with silk cloth then it acquires positive charge। इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, ये तो ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं यहाँ पे, क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन अभी। तो इसका आंसर है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो जब भी सिल्क और ग्लास रॉड को हम रब करेंगे तब ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा रिपेल करते हैं और निगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन देख लिए और एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो रह गई थी। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व होगा। तो इसका पहला तो डेफिनेशन है, मतलब इसके जो बेसिक है वो है चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी is always conserved। मतलब किसी आइसोलेटेड बॉडी पे चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। दूसरा है, ये तो पहले पता है हमें एनर्जी के बारे में, जो है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed it only be transferred from one body to another body। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या मतलब है, अगर चार्ज ऑन आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज एंड आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ऐसे एक सिस्टम है चार्ज की, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज है समझो, यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -1 कूलम चार्ज है, ये सब पॉजिटिव है 4 और 3। अगर हमें निकालना है अभी, समझो एक सिस्टम कुछ देर बाद ऐसा हो गया, यहाँ पे 5 कूलम चार्ज आ गया, यहाँ पे -1 कूलम चार्ज आ गया, और यहाँ पे कुछ x कूलम आ गया, और यहाँ पे -1 कूलम चार्ज आ गया। तो हमें x अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, इस बॉडी पे, ये तो आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके पास बाहर से भी चार्ज आ नहीं सकता और इसका चार्ज बाहर जा नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका चार्ज कंजर्व रहेगा, जो पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो पहले कितना था, 4 + 3 -2 5 हो जाएगा, -1 4 हो जाएगा, तो टोटल चार्ज 4 हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं
+3 और -3 4 रहेगा इसका। तो इसका भी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो x की जगह पे क्या आएगा फिर? तो यहाँ पे देख लेते x + 5 -1 इक्वल टू 4 होना चाहिए, क्योंकि पहले का 4 है पूरा। तो इसके पास चार्ज कहाँ से आया भी नहीं और इसका चार्ज कहाँ पे गया भी नहीं, तो पूरा चार्ज कंजर्व होगा। तो कितना होगा? x + 5 -1 इक्वल टू 4। तो x + 3 इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 यहाँ पे गया तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 कूलम आ जाएगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ऐसा इसका कंजर्वेशन का एग्जांपल हमने देख लिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो मिनिमम चार्ज के इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। द चार्ज प्रेजेंट on any body is an integer multiple of minimum charge or charge on an electron चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मिनिमम चार्ज जितना होगा वो इलेक्ट्रॉन जितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होगा वो मिनिमम चार्ज होगा। मतलब ऐसे भी कह सकते मिनिमम चार्ज exist independently is equal to इलेक्ट्रॉन चार्ज, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा या किसी भी बॉडी से किसी भी बॉडी पे ट्रांसफर करना होगा चार्ज, तो हमेशा ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीप्लीकेशन में ही होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है Q इक्वल टू एन ई। ये चार्ज एग्जिस्ट ऑन बॉडी होता है, या चार्ज ट्रांसफर कुछ भी कर सकते हैं हम इसको। तो चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी इज हमेशा इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई। एन क्या है? इंटीजर है, और ये ई है चार्ज ऑन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो Q इक्वल टू एन ई होता है द चार्ज प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये भी है अगर चार्ज देना है तो किसी को इंटीजर में ही दे सकते हैं। जैसे हम अगर कोई चीज खरीदने गए, ये मार्कर खरीदने गए, तो मार्कर आधा नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा मार्कर लेना पड़ेगा। अगर बोर्ड खरीदने गए तो पूरा बोर्ड लेना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर चार्ज किसी को देना है तो पूरा चार्ज देना पड़ेगा, या उसके इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में देना पड़ेगा। जैसे मार्कर हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन आधा मार्कर ले नहीं सकते। उसी हिसाब से चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या चार्ज का भी ट्रांसफर होगा, या किसी बॉडी पे चार्ज अवेलेबल होगा, वो सिर्फ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद आता है कुछ एग्जांपल देते हैं किसी, मतलब कौन सा चार्ज अगर बॉडी पे पॉसिबल हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है किसी के पास। तो इसका एग्जांपल देखेंगे सिंपल। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, कैन चार्ज
6.4 into 10 to the power minus 18 coulomb be given to a body. क्या है, किसी बॉडी को चार्ज हम 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम दे सकते हैं। चलो देखते हैं, उसको पता करते हैं। Q इक्वल टू एन ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्लस माइनस एन आ सकता है। तो Q कितना है हमारे पास, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, और एन की वैल्यू हमें निकालनी है। एन अगर इंटीजर होगा तो ये वैल्यू पॉसिबल होगी, ये चार्ज हम दे सकते हैं। अगर एन फ्रैक्शन में आ जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास मतलब पॉसिबल नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो एन कितना आ जाएगा, यहाँ पे कूलम यूनिट है, तो एन आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 6.4 इंटू 4 होगा तो 1.6 इंटू 4 होगा तो 6.4 आ जाएगा, और 10 टू द पावर माइनस 19 अगर ऊपर चला गया तो प्लस 19 हो जाएगा। प्लस 19 माइनस 19, इसका मतलब पावर 1 बचेगा, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10, इसका मतलब 40। तो ये चार्ज हम दे सकते हैं, या किसी भी बॉडी पे ये चार्ज हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब चार्ज की वैल्यू समझो, Q इक्वल टू दिया है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 है इस बार। क्या ये चार्ज दे सकते हैं हम किसी बॉडी को? चेक कर लेते हैं इसका भी। Q इक्वल टू प्लस माइनस ये नहीं, ये यानी इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, Q बाई इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी ये 1.6 इंटू 1.6 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 6.4, तो 4 आ जाएगा। लेकिन ये 19 ऊपर चला गया तो प्लस 19 हो जाएगा, और ऊपर माइनस 20 10 के पावर में और प्लस 19 हो जाएगा तो 10 के पावर में माइनस 1 बचेगा। तो ये ना आ जाएगा 4/10 यानी 0.4 आ जाएगा। तो ये एन की वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम, ये चार्ज हम किसी बॉडी को नहीं दे सकते, ठीक है। तो आ गया समझ में। अभी एक और क्वेश्चन लेंगे और फिर आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are there in 1 coulomb of charge। मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये बताना है हमें यहाँ पे। तो हमें मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है, ये नहीं होता है, प्लस माइनस ये नहीं होता है। तो एन की वैल्यू यहां से हो जाएगी Q अपॉन E, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q की वैल्यू है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो एन कितना आ जाएगा, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा यूनिट, तो 1 डिवाइड बाय 1.6 यानी कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर 0.16, 6 आर 96, तो 6 आ जाएगा, फिर 96 4 बच गए तो 4 16, 2 जार 32, फिर 8 बच जाएंगे तो 16 5 जार 80। तो ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक डेसिमल उधर लेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर प्लस 18। तो इतने अगर इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे हम तो 1 कूलम चार्ज के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ, रब कर दो अभी। अब देखते हैं
चार्जिंग प्रोसेस, यानी किसी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते, चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी, या इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। मतलब बेसिकली चार्ज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बॉडी को। तो इसके 3 प्रोसेस है। तो पहला हम देखेंगे बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग बॉडी को, और इसको हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, बाय फ्रिक्शन। तो इसमें बेसिकली हम इंसुलेटर का यूज करते हैं, इसमें कंडक्टर नहीं लेते, इंसुलेटर के लिए है। तो अगर एक बॉडी है समझो और दूसरी बॉडी है, इसको अगर रब करेंगे हम, तो हमारे पास एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फ्रिक्शन की वजह से आता है। तो ये सिर्फ मेनली इंसुलेटर में आता है। तो इसका एग्जांपल होता है, तो अगर फ्रिक्शन देंगे हम, इसको रब करेंगे, तो एक का ट्रांसफर पहले क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, तो एक के पास के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे के बॉडी के पास जाएंगे, तो यहाँ से चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको हम बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन से कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है फैन, पहले देखा है हमने, फैन ग्लास rod is rubbed with silk cloth, तो ग्लास के पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ग्लास एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क के पास कितना चार्ज आता है, कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है सिल्क क्लॉथ के पास। तो ग्लास एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड, ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे, एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। मतलब ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा ग्लास रॉड के पास, और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों होगा ऐसा, ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिल्क क्लॉथ के पास चले जाएंगे, तो सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आता है और ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। ठीक है, ये होगा पहला मेथड, बाय रबिंग और फ्रिक्शन। अभी दूसरा मेथड देखेंगे। तो अब दूसरी मेथड देख लेते हैं, बाय कंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, उसमें दूसरी मेथड है बाय कंडक्शन। तो ये मेनली कंडक्टर्स के लिए यूज की जाती है, कंडक्टर्स के लिए होती है। इसमें क्या होता है, समझो दो आइडेंटिकल हमें स्पेयर ले लिए जो कंडक्टर से, और इक्वल उनकी साइज है, इक्वल तो नहीं दिख पा रहे, लेकिन हमने समझो इक्वल ले लिए, सेम मटेरियल सेम साइज, और एक है जिसके पास चार्ज है, चार्ज जो स्पेयर ले लिया, दूसरा है जो अनचार्ज है, इसके पास कुछ भी चार्ज नहीं है। तो अगर हम दोनों को अगर एक कांटेक्ट में लाएंगे, इनको एक दूसरे के, तब क्या होगा, जो चार्ज कंडक्टर है, जो चार्ज स्पेयर है, उसमें से कुछ चार्ज दूसरे कंडक्टर में चला जाएगा जो कि अनचार्ज है, जब भी ये कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, अगर ये सेम मटेरियल होगा, इनका आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल अगर होंगे, मतलब सेम मटेरियल है, सेम इसका रेडियस है, सब सेम है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, अगर यहाँ पे Q चार्ज था, तो इन पे Q/2 चार्ज आ जाएगा। तो ये कंडक्शन मेथड है।
जिसमें से चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो अनचार्ज पे जाएगा। जब ये आइडेंटिकल होगा तब भी ये सेम चार्ज इक्वल होगा, डिवाइड होगा इक्वल दोनों में। अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे, अलग अलग शेप के होंगे, तो उसमें अलग चार्ज आएगा उनके ऊपर। ठीक है, ये होगी दूसरी मेथड, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। अब तीसरी मेथड देख लेते हैं। तीसरी होती है बाय इंडक्शन। तो तीसरी मेथड है, अभी तीसरी मेथड देख लेते हैं जो है बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होगा, दो स्पेयर है समझो हमारे पास, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है। स्पेयर तो दिख नहीं रहे लेकिन स्पेयर है हमारे पास। ये समझो न्यूट्रल में है अभी दोनों भी, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है इन पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल में है। अब इनके पास समझो एक पॉजिटिव रॉड लेके गए हम, इसके पास अगर पॉजिटिव रॉड लेके गए एक, और बिना कांटेक्ट किए उसको, बिना टच किए, बिना टच किए हमने इसके पास अगर लेके गए, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाएगा जो भी निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा इस पेयर में जितना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। तो बाद में क्या होगा, जो कंडक्टर है वहां से पॉजिटिव चार्ज इस पेयर में चला जाएगा। यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। ये पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा, इस स्टेप में दिखा है हमने। तो इसके बाद अगर ये सेम यहाँ पे रख लिया हमने, और इसको अगर सेपरेट कर देंगे हम, समझो ये यहीं पे है, और इसको अगर स्पेयर को सेपरेट कर लेंगे, तो इसके पास आ जाएगा निगेटिव चार्ज सिर्फ, और इसके पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से, ये इधर लाने की वजह से यहाँ पे चार्ज सेपरेट हो गए, यहाँ पे निगेटिव आ गया, और इसको अगर सेपरेट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो गया। तो इस मेथड को हम कहते हैं इंडक्शन मेथड, जिसमें बिना टच किए ही सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे पास लाया हमने, तो वो सेपरेट हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।